प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं असदुल्ला खान हूँ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक महीने से मुतालबा कर रही थी कि उनकी इमरान खान से मुलाकात करवाई जाए, बहनों की इमरान खान साहब से मुलाकात करवाई जाए। वज़ीर आला ने भी धरना दिया रात भर का, सुबह तक वो बैठे रहे और उसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट का रुख किया। इसके अलावा उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी एहतजाज की कॉल दी कि हर मंगल को लोग आएँ, वहाँ पर MNAs MPs जमा हों और इस्लामाबाद हाई कोर्ट पर दबाव डालें कि वो केसेस लगाए। कल मुलाकात हो गई, लेकिन उस मुलाकात के बाद जो बहन के ज़रिए से पैगाम आया और उसके बाद जो ट्वीट की गई इमरान खान साहब के एक्स अकाउंट से, उसके बाद हुकूमती हलकों में फिर एक तशवीश पाई जाती है और वो समझते हैं कि जो पैगाम इमरान खान साहब ने बाहर दिया है उसके बाद फिर मुलाकातें रोकी जा सकती हैं। फैसल वाडा साहब ने ट्वीट की है। फैसल वाडा साहब कहते हैं कि कानून के मुताबिक फैमिली को मुलाकात की इजाज़त है या वकील को इजाज़त है, लेकिन वो कहते हैं कि फैमिली की मुलाकातें भी सियासी पैगाम पर मुश्तमिल हो रही हैं, अब से वो भी बंद कर दी जाएंगी। उन्होंने कहा कि वकला ने केस के अलावा कोई सियासी पैगाम दिया तो वो भी बंद कर दी जाएंगी। फिर उन्होंने कहा कि बदमाशी का जवाब डबल बदमाशी है। वज़ीर आला ने इंच बराबर कोई मजीद हड़ाहुड़ी की तो बची खुची सियासत रह गई है वो भी गवर्नर राज से ख़त्म कर दी जाएगी। टेम्परेचर एक मरतबा कल की मुलाकात के बाद जो लग रहा था कि कम होगा वो फिर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। दूसरी तरफ कल NFC मीटिंग होने जा रही है, उसमें सियासी जमातों का अपना मौक़िफ़ है, वफाक का अलग मौक़िफ़ है और इसी में 28वीं तरमीम की बातचीत भी हो रही है। तो बहुत कुछ पाकिस्तान की सियासत में गवर्नर राज की बातों समेत हो रहा है। क्या चीज़ें इस वक्त जो है वो इम्पॉर्टेंट है पाकिस्तान की सियासत की, यहीं पर बात करेंगे। हमारे साथ ऑन अब्बास बप्पी साहब मौजूद हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हैं, सेनेटर। बहुत शुक्रिया बप्पी साहब, खुश आमदीद कहते हैं आपको। दानियाल अजीज़ साहब तशरीफ़ फरमा हैं, सीनियर सियासतदान है, पाकिस्तान के माहिर मुआशियात हैं। दानियाल साहब बहुत शुक्रिया, खुश आमदीद। नदीम अफजल चंद साहब जो हैं वो पहुँच रहे हैं। ट्रैफिक आज इस्लामाबाद की काफ़ी डिस्टर्ब है, बाकी मेहमान भी बहुत मुश्किल से पहुँचे प्रोग्राम में। नदीम अफजल चंद साहब भी कहीं फंसे हुए हैं, तो एक ये भी वैसे एक अलग मौजू होना चाहिए जो इस्लामाबाद की ट्रैफिक का हाल हो गया है। VVIP कल्चर, बार बार का रूट लगना, देर तक के लिए ट्रैफिक का बंद कर दिया जाना, 45 मिनट के लिए ट्रैफिक का रोक दिया जाना। जो मेहमान डिग्निटरीज आते हैं उनकी बड़ी इंपॉर्टेंट है कि उनकी हिफाजत को यकीनी बनाया जाए, लेकिन उसके लिए 45-50 मिनट के लिए अगर आप एक जगह पर ट्रैफिक रोकेंगे तो पूरे शहर की ट्रैफिक डिस्टर्ब हो जाती है। तो बहरहाल नदीम अफजल चंद साहब फंसे हुए हैं, करीब ही कहीं हम उम्मीद कर रहे हैं और वो कोशिश कर रहे हैं कि पहुंच जाए। बहरहाल हम शुरू करते हैं। बप्पी साहब, ये क्या हिकमत अमली है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की? मुलाकात आपको मिल नहीं रही थी, मुलाकात मिल गई, उसके बाद जो बातें की गई फिर खदशा जाहिर किया जा रहा है कि मुलाकातें तो फिर बंद हो जाएंगी। ऐसे औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कहते हैं कुफर टूटा खुदा खुदा करके, यानी कि 1.5 महीना इन्होंने एक वो चीज़ जो कानूनी तौर पे हमारा हक था, 1.5 महीना उसे हमें एक जलील करने के बाद, और मकसद ये नहीं है, अगर वो आपकी नज़र में कैदी था और कैदी है तो उसकी बहनों से मुलाकात को इतना बड़ा फसाना बनाने की ज़रूरत क्या थी? और इतना बड़ा जब कल देखा, कल अगर आप पटियाला के बाहर होते तो कम से कम 5 से 7 हज़ार आदमी, जहाँ पे दफ़ा 144 से इन्होंने लगा के लोगों में खौफ व हरास फैलाया था, वहाँ पे मौजूद थे और उस प्रेशर को देखते उन्होंने मिलवा दिया। सेंस ये था कि जी खान साहब को मिलेंगे, 1.5 महीना वो कह दे तन्हाई में रहें। और दुनिया की जो सबसे बड़ी सज़ा है, असद भाई आपको याद रहे, वो कह दे तन्हाई है। ये फिज़िकल टॉर्चर से ज़्यादा ख़तरनाक है। 1 या 2 दिन के बाद जब आप इंसानी आवाज़ नहीं सुनते तो आपके वक्त रुक जाता है। तो ये उन्होंने करने की कोशिश की और थॉट कि जी एक बहन को मिलवाते हैं, 1.5 महीने से बहुत थक चुका होगा और बहुत घबरा चुका होगा, लेकिन जो उनका टेम्परामेंट था, जो उनकी सोच थी, उसके बाद शायद इनको अंदाज़ा हो गया आप 1.5 महीना नहीं 1.5 साल भी रोक लें। लेकिन थोड़ी लीनियंसी का मुजाहरा भी तो किया गया ना। वो जो 5-7 हज़ार बंदे जमा हुए उनको जमा होने भी तो दिया गया ना, क्यों रास्ते नहीं रोके गए? क्या ये सवाल नहीं बनता कि आखिर 5-7 हज़ार बंदे लोग आए क्यों थे? आपने ऐसा मौका बनाया क्यों? अपॉर्चुनिटी किसने बनाई थी? आप रूटीन में मंगल के मंगल बहनों की मुलाकात पूरी दुनिया में, पूरे पाकिस्तान में मंगल वाले दिन फैमिलीज मिलती हैं, आपने मिलवा रहे थे इमरान खान साहब को। और वजह और मजे की बात है कि नहीं मिलवाया, ये एक अलग चीज़ है। खान साहब के सेल में जो हमें इत्तला मिली है, खान साहब के सेल में वो किसी से बात नहीं कर सकते। जो शख्स उनको रोटी खाना देने के लिए आता है वो अपनी जबान से आवाज़ नहीं निकाल सकता। टीवी की सहूलत कोई नहीं, टेलीविजन कोई ना, अखबारात कोई नहीं, और शाम को पूरे 5 बजे आपकी लाइट बंद कर दी जाती है, यानी आप किताब भी नहीं पढ़ सकते। आप इमेजिन करें शाम 5 से लेके सुबह 5 बजे तक 12 घंटे के लिए किसी शख्स को 6 बाय 10 के ब्लॉक में बंद कर दिया जाए अंधेरे में और ना कोई बोलने वाला हो। ये वो टॉर्चर जो खान को दे रहे थे कि शायद
इस दिनों में, नवंबर में, इन दिनों में, लेकिन जो अल्लाह की तरफ से आनी वो आनी है। उसका टेम्परामेंट जो कल जो सोच थी, मगर ये कैसे चलेगा? जिस तरह से आपने कल यानी उस्मा खान साहब ने बाहर आकर जो बातें की हैं, जिस तरह से अस्करी क़यादत को निशाना इमरान खान साहब ने बनाया और उसको एज इट इज़ पहुंचाया गया, और फिर जो एक्स अकाउंट पे ट्वीट हुई है उसके नतीजे में तो फिर ये मुलाकातें बंद हो सकती हैं, जैसे कि फैसल वाडा साहब कह रहे हैं। तो आप इस जंग को कहाँ ले जाना चाहते हैं, इस लड़ाई को? आप अंदाजा कर सकते हैं कि एक शख्स की क्या हालत होगी जिसको ना खुद बंद किया, उसकी बीवी को भी 1.5 महीने से उसके बच्चों से भी नहीं मिलवाया जा रहा। यानी कि एक ही जेल में एक शख्स नाहक है, उसकी बीवी नाहक है, वो भी 1.5 महीने से उनको उनके बच्चों से नहीं मिलवाया जा रहा, और उनका जो स्टेटस है वो कहता है वो जो बी क्लास मैनुअल है वो भी नहीं है, हत्ता कि वो फर्स्ट लेडी है। बुशरा बीबी को एक आम जेल में एक चक्की में साथ रखा हुआ है। वो फ्रस्ट्रेटेड हो के ये जिस सोच के साथ उन्होंने जवाब दिया, आप इमेजिन कर सकते हैं क्या वो वहां से दुआई कलमात भेजते कि जनाब वाह जी वाह, जबरदस्त, आला, आपने मेरे से बड़ा कमाल कर दिया ना हजूर। अगर आप भी वहां पे होते तो शायद ये अल्फाज थोड़े थे, मैं होता तो ये अल्फाज बहुत थोड़े थे। इज्जत हर किसी की होती है। आप समझते हैं कि जिसकी बीवी वहां पड़ी हो वो चुप करके बैठेगा? असल में इस तरह नहीं हो सकता। मगर ये इंसान समझे, मगर फिर क्या छोड़े वो इमरान खान नहीं, ये फॉर्मूला है आगे बढ़ने का? नहीं, ये फार्मूला नहीं है। फार्मूला वो है जो आपने मुकर्रर किया है। आप अपने एसओपीज, अपने टीआरस को देखें ना, आप अपने रवैये को देखें। 3 से 2.5 साल हो गए एक शख्स को जेल में रखा हुआ है और उसके बाद इस तरह की हरकतें। व्हाट डू यू एक्सपेक्ट? को कल क्या था, जबरदस्त, वेल डन? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। जो कल हुआ वो उस शख्स के साथ था जिसके साथ हो रही, और वो वही बता सकता है। अल्टीमेटली ये उसका फ्रेम ऑफ माइंड था जिसको 1.5 महीने आपने क्या देता नहीं में रखा। आप अपने कोई कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मैयर करना चाहते हैं, करें। अगले मंगल को आप 3 बहनों को पूरी मुलाकात कराएं, उनके 6 वकीलों को भेजें, शायद मामलात हों। बट अगर आप समझते हैं कि इफ यू गो यू स्क्रैच माई बैक, you'll scratch yours too, इस तरह नहीं जाने वाला। सही। चंद साहब, आपको भी खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में। मैं दानियाल साहब से सवाल लेकर आपके पास आता हूँ। दानियाल साहब, ये कैसे देख रहे हैं आप पाकिस्तान की सियासत को? ये क्या कुछ हो रहा है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के शिकवे भी हैं, जारहाना रवैया भी है, गवर्नर रूल की बातें भी हो रही हैं, सुहेल आफरीदी साहब की धमकियाँ भी हैं, तो क्या हो रहा है ये? जी, अफसोस से मुझे कहना पड़ता है ऐसा हर दौर में हुआ है, और लेकिन कोशिश ये होनी चाहिए कि हम इससे हट जाएं और कुछ सीख जाएं। इसका मतलब ये नहीं है कि अगर किसी ने गलती की है तो वो गलती दोबारा दोहराने से वो सही हो जाती है। तो मेरे ख्याल में इस वक्त की जो हुकूमती जमात है वो एक मैच्योर पॉलिटिकल पार्टी है। अगर उनको कुछ शिकायत थी कि जब उनको इस तरह की ट्रीटमेंट मिली थी मसलन राना सनाउल्लाह साहब को या बाकी सबको, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसको दोबारा दोहराएं, बल्कि एक मिसाल कायम करें कि किस तरह से ये मामलात निपटाए जाते हैं। तो ये कहते हुए मेरे ख्याल में जो आइंदा सूरत हाल है, जो लोग परेशान हैं वो ज़्यादा मेरे ख्याल में जो टेररिज्म हो रही है बलूचिस्तान में और खैबर पख्तूनख्वा में, और दोबारा से जो हमें महंगाई का सामना करना पड़ रहा है, ये 2 चीज़ें आवाम के सर पे सवार हैं। और आपने देखा भी लेबर फोर्स सर्वे आया, बेरोज़गारी की सतह 21 साल की बुलंद तरीन सतह पे चले गई है, और वो फिगर है जो हुकूमत बता रही है। अगर आप बोसाल साहब जो सेक्रेटरी फाइनेंस हैं, अगस्त लास्ट ईयर में, वो जुलाई में सॉरी, स्टैंडिंग कमेटी ऑन फाइनेंस की मीटिंग में उन्होंने कह दिया था कि 10.3% है। तो उसी साल की अभी के जो फिगर, ये पिछले साल की इन्होंने दी है रिपोर्ट, वो ये 7.1 बता रहे हैं। तो ये बजाते खुद मशकूक है बात, लेकिन बहरहाल 21 साल के बाद बुलंद तरीन सतह पे जाना ये बजाते खुद एक बहुत बड़ी तोहमत है। तो ये चीज़ें मुरम्मत होती हुई या दुरुस्त होती हुई नज़र नहीं आ रही हैं, क्योंकि वो जो सारा एक जिस बात पे दारोमदार था प्राइवेटाइजेशन पे और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पे, वो दोनों स्टॉल्ड हैं। यानी हम बार बार हर 2 महीने के बाद सुनते हैं PIA की प्राइवेटाइजेशन, वो ही नहीं हो सकी। बाकी तो चैचा को छोड़ें कि बिजली के महकमे और ये चीज़ें, इनमें कम से कम 2 साल लगेंगे। तो अब हुकूमत के पास मेरे ख्याल में आइडियाज़ कोई नहीं है, सॉल्यूशंस कोई नहीं है, और वक्त जो है वो जो इनके पास था जलवा दिखाने का वो गुजर चुका है। अब ये क्या करेंगे कुछ समझ में नहीं आ रहा। FBR में मुसलसल जो है खसारा आ रहा है, और IMF जो है वो इस बात पे पशेमान है। और अभी जो मुख्तलिफ हुकूमती हल्के हैं, जैसे स्टेट बैंक गवर्नर है या आपके SIFC के हेड हैं, वो अब मैदान में आके खुले आम मतलब कॉन्फ्रेंसेस में कहना शुरू हो गए हैं कि आपका डेवलपमेंट मॉडल ही ठीक नहीं है। वर्ल्ड बैंक ने सितंबर में ये रिपोर्ट शाया कर दी थी कि आपका डेवलपमेंट मॉडल 250 मिलियन मुल्क के लोगों को पॉवर्टी में से और बेरोज़गारी महंगाई से नहीं बचा सकता। साफ लिख दिया। हुकूमत का क्या जवाब है? वो सुनमन हुक्मन बुकमन है, पता नहीं कहाँ सोए में है। भाई यहाँ तो आपका दुरुस्त है तो आप रिबट करें कि नहीं जी ये गलत कह रहे हैं, हम इस तरह से, ये हमारा रोड मैप है, हम इस तरह से जाएंगे आगे और ये ठीक है। यहाँ वो सही कह रहे हैं, आप अपने आप को दुरुस्त करें। दोनों में से एक ही बात हो सकती है ना। तो इन्होंने बस कानों में उंगलियां डाल रही हैं और चल रहा है काम। वैसे कुछ अर्सा पहले तक हुकूमत जो मईशत की तरक्की के दावे कर रही थी, अब उसमें कुछ हम देख रहे हैं कि उन दावों में भी कुछ कमी सी नजर आ रही है, यानी वो रेपिटेशन के साथ नहीं हो रहे। चंद साहब, किधर जा रही है पाकिस्तान की सियासत?
देखिए जी, सियासत माशाल्लाह दो मंजे हुए लोग बैठे हुए हैं आपके पास और इन्होंने आपको बता ही दिया होगा कि सियासत किधर जा रही है। लेकिन मैं दानियाल साहब की बात को सेकंड करूंगा कि टेररिज्म हमारा इशू नंबर 1 है और इसमें मैं समझता हूं कि पीटीआई गवर्नमेंट का भी, क्योंकि प्रोविंशियल जब हम ऑटोनॉमी की बात करते हैं तो प्रोविंशियल लॉ एंड ऑर्डर या सूरत हाल ठीक करना इनकी भी जिम्मेदारी है। और केपी के इस वक्त मेन फ्रंट लाइन पे है टेररिज्म, उसके बाद बलूचिस्तान की सूरत हाल है और इंडिया के साथ हमारे मामला हैं। 3 बॉर्डर्स पे हम जंग लड़ रहे हैं इस वक्त, 3 जगहों पे। तो सूबाई हुकूमत का भी फेलियर है और नेशनल एक्शन प्लान पे भी अमल दरामद नहीं हो रहा प्रॉपरली। तो मैं समझता हूँ फेडरल गवर्नमेंट की भी इसमें कमज़ोरी है, इसमें तो कोई शक नहीं। लेकिन अब इसका कोई नून लीग वाला बंदा ही बेहतर जवाब दे सकता है, हम तीनों में से तो कोई भी नहीं दे सकता उस चीज़ को डिफेंड। लेकिन हुकूमत को चाहिए कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की तरफ जाए और चीज़ें जो हैं वो पॉलिटिकल ओनरशिप ले, टेररिज्म का भी ले, जो काउंटर टेररिज्म की पॉलिसी है। नेशनल एक्शन प्लान पे तो हुकूमत ने अमल दरामद करवाना है, सारे इदारे उनके साथ है। लेकिन अलमिया ये है कि हम समझते हैं कि सिर्फ फ़ौज नहीं लड़नी है ये जंग, पॉलिटिकल लोगों की इसमें इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी है, सच्ची बात ये है। और वो पॉलिटिकल ओनरशिप नहीं लेते। पीयू पार्टी हमेशा लेती है ओनरशिप और पीयू पार्टी फ्रंट लाइन पे खड़ी हो के इस चीज़ की बरबला इजहार भी करती है और हमारे मैनिफेस्टो का भी ये हिस्सा है। लेकिन नेशनल एक्शन प्लान पे अमल दरामद ना होना और फिर अफ़गानिस्तान का बॉर्डर आपका सील है, कितने मेरा 1 महीना होने चला है, उसका आपकी एग्रीकल्चर पहले सैलाब ने तबाह कर दी, सारा कुछ हो गया। कुछ ये बॉर्डर सील होने से आपका लाइव स्टॉक, आपका पोल्ट्री। कितनी तशवीश की बात है कि खैबर पख्तूनख्वा में जो पॉलिटिकल गवर्नमेंट है और जो रियासती इदारे हैं, फ़ौज है, वो उनके दरमियान एक तनाव दिखाई देता है। चीफ मिनिस्टर के बयान से भी नज़र आता है और सिक्योरिटी के मामले पर भी इवन उस तरह से चीफ मिनिस्टर की और मीटिंग्स नहीं हो पा रही। इस तरह मुल्क नहीं चलते होते या रियासतें नहीं चलती। ये तनाव ख़त्म होना चाहिए और इस तनाव का फैसला करने के लिए प्रॉपर इदारे मौजूद हैं। CCI सबसे बड़ा इदारा है, पार्लिमानी कमेटियाँ इसका इदारा है, पार्लिमान बैठी है और मैं समझता हूँ कि इसका हल है। आप CCI में ओपन डिस्कशन करें, आप पार्लियामान के अंदर डिस्कशन करें, इन कैमरा किसी कमेटी को, नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की इन कैमरा डिस्कशन करें जिसमें तमाम स्टेक होल्डर होंगे, जिसमें अगर उसमें PTI गवर्नमेंट आपका टेररिज्म के ऊपर क्लैरिटी नहीं है तो उनकी यहाँ तो क्लैरिटी करवाएं। तो यहाँ फिर उनको कौम के सामने मुजरम ठहराएं या उनको कौम के सामने मुजरम ठहराएं। ये हमारी पॉलिसी जो है ना, कन्फ्यूजन है इसमें। और इस कन्फ्यूजन वाली पॉलिसी खा वो PTI की हो या नून लीग की हो, मैं समझता हूँ उसका रियासत को नुकसान हो रहा है। ये जो बड़ा सेंसिटिव पॉइंट है जिस पे चंद साहब भी बात कर रहे हैं, ये क्यों नहीं हो पा रहा? ये कितना कम से कम आप मिनिमम एजेंडा पे तो आप मिल बैठ सकते हैं। मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, आप समझते हैं कि KP के अंदर गवर्नमेंट और जो हमारे अस्करी इदारे वहाँ पे एक लाइन पे नहीं है, इसलिए दहशतगर्दी बढ़ती जा रही है? बलूचिस्तान में तो वाइस वर्सा है ना, तो वहाँ की जो सूबाई गवर्नमेंट है, बुगटी साहब की गवर्नमेंट है, पीपल्स पार्टी इनकी गवर्नमेंट है, ठीक, सो कॉल्ड इनकी गवर्नमेंट है, और वहाँ पे तो हम ना होने के बराबर, हमें तो एक सीट भी उन्होंने नहीं दी। सारे के सारे हम नवा एक ही जमात के हैं। इशू ये है कि आप लोकल स्टेक होल्डर को एक्सेप्ट करते हैं। पहले दिन से, जिस दिन सोहेल अफरादी की अभी नॉमिनेशन हुई थी, उस दिन से इस्लामाबाद का रवैया पेशावर के साथ कैसा था, ये सारी दुनिया, अताउल्लाह तारड़ साहब की स्टेटमेंट वहाँ पे, ये दहशतगर्द है। मगर इस शिकवे में आप कब तक मुब्तला रहेंगे? मेरा आगे भी तो बढ़ना पड़ेगा। पॉइंट ये है कि ये वो फ्रेम ऑफ माइंड है जिसके साथ इस्लामाबाद काम कर रहा है कि पेशावर क्योंकि डिसेंटिंग वॉइस है, पेशावर क्योंकि हमारे साथ या पूरे पाकिस्तान के निज़ाम में एक वाहिद जमात है, एक वाहिद लीडर की जमात है जिसको आप पटियाला कह रहे हैं, उसकी जमात मौजूद। मगर चीफ मिनिस्टर बप्पी साहब ये तो देखते हैं कि मुझे पहले दिन से कबूल नहीं किया गया, वो ये क्यों नहीं देखते कि प्राइम मिनिस्टर ने वेलकम भी किया, कॉल भी की मुबारकबाद देने के लिए, बल्कि उसका उल्टा मजाक बना दिया गया। सब अल्फाज मैटर नहीं करते। हमें भी पता है कि प्राइम मिनिस्टर साहब की अपनी कितनी अथॉरिटी है, कितनी कैपेसिटी है। जिन लोगों ने डिसीजन करना है उन लोगों के साथ बैठ के इस चीज को आगे लेके बढ़ना पड़ेगा। हकीकत तो ये है। और सबसे बड़ा इशू जो बार बार वहां की CM और अली मीन गंडापुर भी कहते रह गए और अब सोहेल अफरीदी भी कह रहे कि आपको वहां पे जो पश्तून कबाइल हैं उनके साथ बैठ के डिस्कशन करनी पड़ेगी। अगर आप ऑपरेशन का फैसला करते हैं तो वो आपके साथ ऑन बोर्ड होंगे तो आपका ऑपरेशन कामयाब होगा। अदरवाइज क्योंकि कबाइल एक जैसे हैं, यानी को कहते हैं कि जितनी भी आपकी 700 किलोमीटर अगर वहां पे लंबी लाइन है, उस लाइन के ऊपर दोनों साइड पे रिश्तेदार है, मामा चाचा भांजा सारे रिश्तेदार हैं। खटक इधर खटक उधर खटक, उधर मरवत इधर मरवत, महसूद वजीर, ये सारे। सो अगर
वहां पे आप अटैक करते हैं और उधर कोई ना कोई इस तरह की बात होती है, तो इधर से भी रिएक्शन होना। आपको एक जगह बैठ के लोकल पॉपुलेशन को ऑन बोर्ड करना पड़ेगा, जिसके लिए बार बार सुहेल अफरीदी कहता है कि मैं जरगा करता हूं, मैं लीड करता हूं, मुझे लोगों को कन्विंस करने, आप मुझे कन्विंस करें, मैं इनको कन्विंस करता हूं, लेट्स हैव बी ऑन द सेम पेज। सो मेरा ये पॉइंट से बिल्कुल डिसएग्री नहीं करता कि वहां पे सूबाई गवर्नमेंट और इदारे इकट्ठे इसलिए दहशतगर्दी। बलोचिस्तान इससे ज्यादा बदतर सूरत हाल है। कल रात को अल्लाह माफ करे जो वाकया हुआ वो सबके लिए आई ओपनर था। अब मुझे भी तकलीफ होती है, लेकिन अल्टीमेटली कहीं ना कहीं हमें देखना पड़ेगा कि जो लोकल पॉपुलेशन है आप उसको स्टेक होल्डर के तौर पे एक्सेप्ट करें और उनको ऑन बोर्ड करें। अच्छा चंद साहब, इसमें एक मसला यह है, यानी आप अगर टेररिज्म की बात कर लें, अमन अमान की बात कर लें, आप पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की बात कर लें, इकोनॉमी की बात कर लें, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जहां पर इत्मीनान जाहिर किया जाए। आप बतौर हुकूमती इत्तेहादी इत्मीनान जाहिर कर दें या हुकूमत खुद इत्मीनान जाहिर कर दे, और अपोजिशन तो खैर है ही, जाहिर है उनका तो अपना एक मसला है। तो ये आज से 3-4 महीने पहले जब आप कहते हैं कि टेम्परेचर को नीचे लाएं, कुछ और लोगों ने कोशिशें भी की, फवाद चौधरी साहब भी एक्टिव हुए, या आज 3-4 महीने के बाद आपके ख्याल में टेम्परेचर और बढ़ गया है या नीचे आया है थोड़ा सा? देखिए जी, टेम्परेचर तो कभी नीचे आई नहीं। टेम्परेचर मैं समझता हूँ इमेच्योरिटी है पीटीआई की भी और हुकूमत की भी, नॉन सीरियसनेस है, दोनों फरीकैन जिम्मेदार हैं और कौम सफ़र कर रही है। आवाम के मसाइल जो हैं, अब देखें आप, मैं या दानियाल साहब हम क्या कर सकते हैं, दो मेन प्लेयर हैं, एक नून लीग है और एक पीटीआई है, और ये फ्रीक बनाते हैं इस्टेब्लिशमेंट को। अगर इस्टेब्लिशमेंट को भी ये फ्रीक बनाते हैं तो ये बातचीत हुकूमत से ही करेंगे ना, हुकूमत ही फ्रंट लाइन पे होगी ना। इस्टेब्लिशमेंट इज अ पार्ट ऑफ हुकूमत, कॉन्स्टिट्यूशन तो यही कहता है ना। तो उस कॉन्स्टिट्यूशन के साथ ही अल्टीमेटली तो इनको डायलॉग हुकूमत के साथ ही करने पड़ेंगे, हुकूमत के पर्दे में किसी और से भी करने पड़ेंगे। तो मैं समझता हूँ कि इनको हुकूमत के साथ डायलॉग, और फिर अगर हुकूमत सिंसियर नहीं होगी तो हुकूमत एक्सपोज हो जाएगी। अब इस वक्त तो इन्होंने एक ऐसे झंझट में फंसा दिया है पूरे मुल्क को, पूरी कौम को। तो हो चुकी है वैसे, एक एक्सरसाइज की देखिए वो हुई, लेकिन उस पर भी चीज़ें बेहतरी की तरफ जा रही थी। अच्छा, मैं समझता हूँ कि जो भी फिर बिलाखिर जब सियासतदान आपस में बैठते हैं, मिल बैठते हैं, तो चीज़ें बेहतर होती हैं, और अगर नहीं बैठेंगे तो खराबी पैदा होगी, फिर कल को सारे जिम्मेदार होंगे। लेकिन इंसान साहब, फिर सिस्टम को खतरा। मैं कहता हूँ अगर इस तरह काम चलेगा तो आपका सिस्टम लपेट दिया जाएगा, फिर सारे रोएंगे बैठ के। और उसका जिम्मेदार कौन होगा? ये दोनों पार्टियां होंगी, नून लीग, पीटीआई और नून लीग जिम्मेदार होगी। तो नहीं, दोनों पार्टियां जिम्मेदार नहीं, मगर नून लीग को भी तो इस बात का इदराक है ना जो आप कह रहे हैं कि भाई सिस्टम लपेटा जा सकता है, आगे बढ़े, एक कदम वो भी तो नहीं बढ़ा रहे। मैं कहता हूं बिल्कुल इनको बैठ के इदराक होना चाहिए, और अवाम सफर कर रहे हैं, यकीन जानिए 80% अवाम सफर कर रहे हैं, 80% ये पाकिस्तान सफर कर रहे हैं। एक बेचैनी है सोसाइटी के अंदर, एक घुटन है। कल मैं आपकी देख रहा था, एक बच्चे को पुलिस वाला मार रहा है, आपने उस पर अपनी बेचैनी का इज़हार किया। मैं कहता हूं बहुत सारे ऐसे मामलात हैं, छोड़े हम क्या एक मामलात, एक शोबों को ले लें तो आप चीज़ें, पॉलिटिकल ओनरशिप नहीं भी दी जा रही, लड़ाई अजीब, पोलराइजेशन शिद्दत इतनी आ चुकी है सोसाइटी के अंदर। आखिर सियासी जमातों का 30-70% 40% रोल होता है सोसाइटी के ऊपर, 60% ना भी लोगों को दिलचस्पी हो सियासत से, 30-40% तो लोगों को दिलचस्पी होती है। और उन लोगों में आपने शिद्दत, इतनी पोलराइजेशन, इतनी गाली गलोच, इतनी बेचैनी, इतनी महरूमियाँ, विक्टिमाइजेशन, सारी चीज़ें हैं। तो इसका हल किसने निकालना है? हल गवर्नमेंट ने और अपोजिशन ने बैठ के निकालना है। और ये मैं समझता हूँ ये चीज़ें को पहली दफ़ा तो नहीं हुई, लीडर पहली दफ़ा जेल तो नहीं गए, लीडर यहाँ फांसी चढ़े हैं, लीडर यहाँ जेल 14-14 साल जेलों में रहे हैं। तो बैठ के हर चीज़ का हल निकालना चाहिए। पीटीआई का ये समझना कितना आपके ख्याल में जस्टिफाइड है कि भाई इनके पास तो इख्तियार ही नहीं, इनसे क्या बात करें? देखें, इस सवाल का जवाब उनका अपना दौरे हुकूमत बेहतर दे सकता है। मैं और आप क्या देंगे, ये वो मेरे से बेहतर जानते हैं कि कैसा इख्तियार होता है, कैसा फिर इख्तियार लिया जाता है, या कैसे इख्तियारात ना होते हुए भी डायलॉग, पॉलिटिकल डायलॉग होते हैं। वो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी इनके सामने है। वो आपस में बैठ के, अशरफ साहब के साथ ये बैठ गए ना, मौलाना फजल रहमान के साथ ये बैठ गए ना, पहले कितनी मुखालफत थी, MQM के साथ भी बैठे ना, MQM को किस हद तक ये गालियाँ देते थे, फिर उनके साथ हुकूमत में इत्तेहादी रहे ना। इसका मतलब है PTI ने भी जो चाहा वो किया, जो चीज़ें बेहतर हो सकती थी वो की। अच्छी बात है, पॉलिटिकल डायलॉग करें आप, हम तो इस चीज़ में बिलीव करते हैं पॉलिटिकल डायलॉग। इसका ये मतलब तो नहीं कि PTI किसी जमात के साथ डायलॉग करने नहीं चाहती। अगर MQM अशरफ मौलाना फजल रहमान के साथ बैठ के डायलॉग कर सकते हैं या इत्तेहादी बना सकते हैं, तो वाई नॉट PMLN?
व्हाई नॉट अदर पार्टीज। मैं एक छोटा सा ब्रेक लेता हूँ। कल एनएफसी की मीटिंग भी आ रही है, उसमें विफाक की तवक्कुआत कुछ और हैं, सूबों की तवक्कुआत विफाक से कुछ और हैं। एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद इन चीज़ों पर बात करते हैं। और फिर गवर्नर रूल की बातें हो रही हैं, क्या पीपल्स पार्टी इसके साथ है, इस कॉन्सेप्ट के साथ? जैसा कि आज फैसल वाडा साहब ने तो कह दिया कि आप समझे कि फैसला हो गया है गवर्नर राज लगाने का, तो क्या पीपल्स पार्टी इस कॉन्सेप्ट के साथ है? क्योंकि गवर्नर भी उनका है और सदर साहब भी उनके हैं जिन्होंने गवर्नर राज लगाना है। ब्रेक के बाद वापस आते हैं। ब्रेक के बाद दोबारा खुशामदीद कहते हैं। बपी साहब, जितने मसाइल अभी तक हमने डिस्कस किए हैं उसमें एक बड़ा मसला अगर हल हो जाए ना पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का, तो शायद चीज़ें कुछ आगे बढ़ने लगें। उस पर के बाद शायद कोई इकोनॉमी के ऊपर भी बैठ कर कंसेंसस हो जाए कई चीज़ों के ऊपर। चंद साहब कह रहे हैं इसकी जिम्मेदार पीटीआई भी है, अपोजिशन भी है। अगर नून लीग के साथ आप बैठ जाएं, बात करें, वो उसके लिए तैयार हैं, क्यों नहीं आप इस ऑप्शन पर आ रहे हैं? शरीक जुर्म ना होते तो मुखबरी करते। अगर चंद से मेरे बड़े भाई हैं, अगर इन्होंने कल कोई ट्वीट किया जो मैंने नहीं देखी, आपने देखी किसी बच्चे के हवाले से, काश एक ट्वीट नीपा चुरंगी पे भी कर देते। वो जो बच्चा 15 घंटे के लिए किसी सेवरेज की लाइन में, वहाँ की पूरी गवर्नमेंट मशीनी होने के बावजूद उस माँ को उसका बच्चा नहीं मिल सका, जो पिटती रहेगी मेरा बच्चा इसमें है, और उसके बाद 15 घंटे बाद उसकी लाश को निकालना पड़ा, और उस पर उनकी इन्हीं की पार्टी का मेयर खैर के उसको डांट रहा था। उसको एहसास नहीं है कि एक माँ जिसको भी डांटा, उसको एहसास नहीं है कि एक माँ जिसका बच्चा चला गया, उस पर यह रवैया नहीं चल सकता। वहाँ बैठ के अगर हम किसी और गवर्नमेंट को अगर बैठ तनकीद का निशाना बनाए तो अपनी गवर्नमेंट को भी कर सकते थे। आपको 26वीं तरमीम के एतराज़ नहीं था, आपने वो पास कर दी। आपको 27वीं पे एतराज़ नहीं था, आप सिस्टम का हिस्सा बन के उसको पूरा फैसिलिटेट करते रह गए। 28वीं आने में आपने एतराज़ कर देना क्यों? आपकी वो जो मुगलाना तर्ज हुकूमत है, सोच, ओह कहीं सिंध ना कट जाए, ओहो कहीं एनएफसी में हमारा हिस्सा ना कट जाए। हर वो चीज़ जिसकी वजह से आपका पेट चाक होता है, आपके वसाइल जो आपके ज़ाती वसाइल समझे जाते हैं, उस पर कहीं कट, वहाँ आप सिस्टम को फौरन जो है ना आंखें दिखाना शुरू कर देते। अदरवाइज आप तो सिस्टम के साथ है। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हमारी वजह से नहीं आ रही। यानी कि आपने 4 गवर्नर ले लिए, आपने सदर पाकिस्तान ले लिया, आपने सेनेट का चेयरमैन ले लिया, आप इस वक्त तकरीबन पूरे पंजाब में आप हर चीज़ लेके बैठे हुए, उसके बावजूद कह रहे हैं कि जी नून लीग और पीटीआई चले जी, वो बुरे हम बुरे, वो अच्छे हम अच्छे। इनका जो रोल रहा है वो तो किसी तौर पे मतलब वो रेलू कट्टे वाला रोल हो सकता है। सो पीपल्स पार्टी का तनकीद करना हम पे बनता नहीं। जहाँ तक पोलिटिकल स्टेबिलिटी की बात है, मैं आपसे पूछता हूँ, हमारे लीडर के साथ अगर आप 2.5-3 साल जो आप कुछ नहीं किया है, अगर इसी में थोड़ी सी गवर्नमेंट अगर ये सीरियस होते तो मुलाकातें होती, कोई बात होती, यानी कि जिस किस्म का रवैया आप रख रहे हैं उसके बाद आप हमसे तवक्को करते हैं बैठ के बात की जाए। यानी कि आप 2-2.5-3 महीने और आज के बाद जिस तरह के मैसेज आ रहे हैं कि जी अब मिल के दिखाते हैं, अब देखते हैं कैसे मिलते हैं, ये जो थ्रेटनिंग टोट है, क्या वो रियासत या हुकूमत को ये सूट करती है? ये तो मां के रोल पार्टी ने तो हमेशा टॉक्स को इंकरेज ही किया ना। पीपल्स पार्टी को कोई टॉक्स इंकरेज किया नहीं किया, लेकिन पीपल्स पार्टी का जमहूरियत में अब कोई रोल नहीं रह चुका। यकीन जानिए, आपने 2.5-3 साल में PDM 1 से PDM 2 से PDM 3 तक इस निज़ाम का आप हिस्सा हैं। इस लूड़ी लंगड़ी जमहूरियत की आपने टांगे काटे में पूरा अपना रोल अदा किया है, और आप किसी तौर पे इससे बारी वो कहते हैं ना रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप इसे शेक नहीं कर सकते। हम तो कोई गवर्नमेंट नहीं, यू आर पार्ट ऑफ इट। इस वक्त पाकिस्तान में जो कुछ हो रहा है वो सिर्फ आपकी वजह। अगर आप इतने हैं तो बलोचिस्तान आप दहशतगर्दी का मसला खत्म करें ना। अगर आप इतने अच्छे हैं तो सिंध में जाके ये इंतजामी जो इश्यूज हैं इनको रिजॉल्व करें। कराची से बाहर सिंध के अंदर यकीन करें लोग रोते हैं, लेकिन वहां पे एक जागीरदाना माइंडसेट है, एक फ्यूडल माइंडसेट के साथ काम कर रहे हैं। पूरी हर वसाइल के ऊपर कब्जा है, नौकरियां इनकी, हमारे पास कुछ तोहफे थे वो भी हमने इनको वापस दे दिए। लंबी चार्जशीट लगा दी। देखिए, यहाँ तक चीनी की बात करते हैं, चीनी का सबसे बड़ा स्कैंडल तो PTI दौर में आया है, और मैं खुद इनके साथ था, मैं आंखों देखाल, बपी साहब को भी पता है। रह की बात पीपल पार्टी की जमहूरियत का ताना देते हैं, पीपल पार्टी ने तो ज़ख्म खा कर भी कभी इदारों को गालियाँ नहीं दी। आपने तो अभी तक एक कुकड़ी की कुर्बानी भी नहीं दी, पीपल पार्टी ने तो जाने दी हैं। वर्करों को ला के इदारों से लड़ा देना, ये कोई जमहूरियत की नहीं है। जमहूरियत होता है पॉलिटिकल डायलॉग के साथ लड़ाई लड़ी जाती है, आप पॉलिटिकल जमातों के साथ एंगेज करते हैं। एक पॉलिटिकल जमात भी आपके इत्तेहादी नहीं बन रही, ये आपका गैर जमहूरी रवैया। हम खुद इसका शिकार है। देखिए, जब कोई एक जमात विक्टिम बनती है या कमज़ोर होती है, सारी सियासत कमज़ोर होती है। जब इमरान खान साहब को फायर लगा गोजरावाला में, तो बिलावल भुट्टो साहब ने सबसे पहले कहा कि ये सियासत को फायर हुआ है, ये सियासत ज़ख्मी हो गई है। तो ये पीपल पार्टी का तो ये रवैया रहा है। जहाँ तक देखिए, आप कह रहे हैं कि जी गवर्नर के पास क्या पार्स होती हैं,
चेयरमैन सेनेट, आप खुद सेनेटर्स हैं, आपको पता है सेनेट चेयरमैन सेनेट के पास कौन सी इंतजामी पावर है सिवाय प्रोडक्शन आर्डर जारी करने के। और आपका प्रोडक्शन आर्डर जारी किया आपको गिलानी साहब ने किया। अब गिलानी साहब ने तो जारी किया एजाज चौधरी का भी, फिर कोई किसी ने आने नहीं दिया। तो इसमें पीपल पार्टी तो फिर भी आपको जो तरमीम आई सूबाई की कटौती, NFC की बात हुई, NFC में जो अगर कटौती होती है, कमी होती है, सबसे ज़्यादा नुकसान पंजाब का है। तो चेयरमैन ने तो यही कहा कि आप सूबों के साथ बैठ के पहले बात करें। बिलावल साहब का मौक़िफ़ यह है कि आप बैठ के डायलॉग करें कि सिक्योरिटी के लिए आपको चाहिए, लेकिन जो सवालात दानियाल साहब ने उठाए, यही चेयरमैन साहब कहते हैं कि आप इन सवालों के जवाब तो दें। सूबों के साथ चीफ मिनिस्टर के साथ बैठे, उनके साथ डिस्कशन करें। और चीफ मिनिस्टर के यही सवालात थे जो दानियाल साहब ने गिनवाए, जो चीज़ें कमी है FBR की, मेन FBR के ऊपर क्वेश्चन था, टैक्सेशन एग्जम्पशन, कितनी अरबों की आप एग्जम्पशन दे रहे हैं। तो यही सवालात है, बुनियादी सवालात हैं। पीपल पार्टी तो कहती है डायलॉग इसलिए कहती है कि ये रियासत ज़ख्मी है ऑलरेडी, ये मुल्क ज़ख्मी है, खा ढाका की सूरत में ज़ख्मी हो, खा बलूचिस्तान की सूरत में हो, KPK की सूरत में हो, हम इस ज़ख्मों पे मरहम की बात करते हैं। और ये चढ़ दौड़ते हैं क्योंकि पीपल पार्टी आसान है टारगेट, आज से 40 सालों से टारगेट आसान है सबके लिए। तो फिर आप चढ़ दौड़े उस जमात के ऊपर जिसको आपने लाशें ही दी, और क्या दिया। जगीरदाराना माइंड सेट खत्म करते करते आपने उसके सारे लीडर फांसी लगा दी, तो आपने उसको कोड़े मारे। जगीरदाराना माइंड सेट के खिलाफ काम किसने किया? आज मगर सर पीपल्स पार्टी उस माइंड सेट का हिस्सा नहीं बन गई सर। देखिए किसके बात जाते हैं, जब इलेक्शन हुए तो हमने PTI के उसके डायलॉग की ऑफर की, चौधरी एतजाज हसन और मैं खुद गए इनके पास। चौधरी एतजाज हसन तो इनके दोस्त भी हैं ना, इनके साथ तल्लुकात भी बहुत अच्छे हैं, मेरी भी इनके साथ सारों के साथ अच्छे तल्लुकात है। हम खुद गए कि हम अपनी जमात से बात करते हैं, हम एस्टैब्लिशमेंट से बात करते हैं, डायलॉग करते हैं। यही बातें जो आज चकजई साहब ने की हैं, यही बातें हमने इनसे की थी कि कुछ गारंटीज चाहिए होती हैं इदारों को, कुछ बैठ के बात करते हैं, वो आगे चलते हैं। तो लेकिन आपके बहुत सारे लीडर तो अभी भी कंप्रोमाइज करके जेलों से बाहर आ गए हैं। तो किसके साथ कंप्रोमाइज किया है? उनको क्या आपने पार्टियों से निकाल दिया? और कुछ बेचारे बेगुनाह अंदर लटके हुए हैं, उनके लिए क्यों नहीं धरना देते आप इतनी मोरूसियत के खिलाफ हैं। आप ये 2 नंबर पॉलिसीज नहीं चलती। आप अगर एस्टैब्लिशमेंट से आप करते हैं तो जो चीजें साकिब निसार फैज वाली, आप माफिया तो मांगे कौम से। जो खलवाड़ इस रियासत के साथ हमने किए हैं, जिसका जितना हिस्सा है वो बैठ के ट्रुथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन की हम आज भी बिलावल ने बात की है। क्यों की है बिलावल साहब ने बात? सबसे गलतियां थोड़ी थोड़ी, किसी से ज्यादा हुई, किसी से थोड़ी हुई। पॉलिटिकल लोगों से गलतियां, जमातों से गलतियां हुई, अफराद से चलो छोटे अफराद को हम डिस्कस नहीं कर रहे, हम पॉलिसीज के ऊपर बात कर रहे हैं। तो क्या उनसे हमने सीखना कैसे है? मगर आगे कैसे बढ़ना है? अगर हम ये करते रहे, मैं इनको ताना देता रहूं, ये बप्पी साहब मुझे ताना दे, हमारा जाती कोई इख्तिलाफ नहीं, पार्टियों की बात करते हैं। तो मैं समझता हूँ ये मंजे हुए लोग हैं, ये इस तरह हम काम आगे नहीं चलेगा। जाहिर है आप भी जमहूरी रवैयों सिर्फ ताक बैठा रहेगा, मैं अपनी पार्टी को डिफेंड करता रहूंगा। आपको पता है, मैं अब अगर बच्चा कराची में गिरा है तो मैं कैसे उसको कहूं कि वो गलत, मैं कहूं बाद इंतजामी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स होनी चाहिए, जिनकी जिम्मेदारी बनती है एक जान। लेकिन यहाँ तो हम रोजाना 20-20 लाशें उठा रहे हैं। हाँ, मगर 20-20 लाशें दहशतगर्दी के ऊपर रवैयों को प्रमोट करने के बड़े हामी हैं। आपके ख्याल में सेनेट में, चेयरमैन सेनेट आप जाहिर है आपके हैं, पीपल्स पार्टी के हैं, ऑपोजिशन लीडर सेनेट में नहीं लग रहा। लामा राजा नासिर अब्बास साहब का नाम आया है, उसे वो नोटिफाई नहीं कर रहे। कौमी असेंबली में ऑपोजिशन लीडर नहीं लग रहा। आपके ख्याल में क्या बिल्कुल ही बेख्तियार हैं चेयरमैन सेनेट? ये तो चेयरमैन सेनेट से सवाल आप पूछे, जो जब कोई चेयरमैन बनता है वो किसी पार्टी का नहीं रहता, पार्टी की नुमाइंदा नहीं होता। चेयरमैन सेनेट हो या स्पीकर हो, अगर रवायात की बात की जाए, पार्लिमानी रवायात की बात की जाए, तो मेरे ख्याल में तो उनको लीडर ऑफ द पोजीशन मुकर्रर करना चाहिए। मैं बता दूं, मैं तो बिल्कुल माजत कर लिया। अच्छा, मैं नहीं लगाऊंगा जी, नहीं लगाऊंगा यार, बस ये नहीं लगाऊंगा जी। वो अल्टीमेटली ये चॉइस नहीं हमारी। सो अल्टीमेट वो इनकार कर चुके हैं हमें कि हम नहीं लगाएंगे। और हकीकत ये है कि ये वो चीज़ है जो पार्लिमानी रवायात के बिल्कुल खिलाफ है। यानी कि आप उन्होंने क्या कहा है आपको? नहीं लगाऊंगा, बस कोई और नाम दे दे, किसी और को लगा दूंगा। बस उनका जो भी माइंड है वो मेरे ख्याल में जब तक उनको कहीं से नॉट नहीं आएगी, अच्छा, वो इनकार कर रहे हैं कि नहीं लगाऊंगा। सो अल्टीमेटली यानी कि अपोजिशन लीडर भी वो लगाऊंगा जो हमारी मर्जी का होगा। सो अब इस तरह बाकी चंद साहब की बातों का अगर आप जवाब देना चाहें तो मैं वापस आपके पास आता हूँ। दानियाल साहब, NFC मीटिंग भी कल होने जा रही है, 28वीं तरमीम का भी हम जिक्र सुन रहे हैं। इस पर पीपल्स पार्टी को इतराज़ है NFC के मामले पर, 18वीं तरमीम के मामले पर, और भी कुछ शोबे हैं जिनको वापस विफाक के पास लाना। आपके ख्याल
ख्याल में वफाक की ये डिमांड कितनी दुरुस्त है कि सूबों को कुछ शेयर देना चाहिए? बचता ही कुछ नहीं है वफाक के पास। वफाक के पास जी जो उनका मेन बजट हेड है ना जी, वो तकरीबन 6.2 ट्रिलियन यानी रुपीज़ जो हैं ये डेट सर्विसिंग में देते हैं। ये 80.6 ट्रिलियन टोटल डेट है पाकिस्तान का, और ये बेशतर जो जमा हुआ है वो 2008 के बाद जमा हुआ है। तो सवाल ये पैदा होता है कि अगर वो 6 ट्रिलियन रुपीज़ ना इनको डेट में देने होते, उसके आधे देने होते फ़र्ज़ करें, या उससे कम, तो इनके पास तो 3-4 ट्रिलियन होना था। तो जो आपका डेवलपमेंट बजट है इस साल का, ये 1 ट्रिलियन का है तकरीबन, तो ये 4 गुना हो जाता। अब सवाल ये है कि वो जो 80 ट्रिलियन इन्होंने पैसे लिए हैं ओवर द ईयर्स मुख्तलिफ जमातों ने हुकूमतों के दौरान, उसके साथ हमें मिला क्या है? उसके साथ हमें मिला होंडा, टोयोटा और ये टीवी, माइक्रोवेव, ये जो इंपोर्ट बेस्ड कंजम्पशन इकोनॉमी है, और उसको फाइनेंस करने के लिए इन्होंने ये सारा कर्ज जो है ना वो पहाड़ खड़ा कर लिया। एक छोटा सा ब्रेक लेकर फिर गुफ्तगू को वाइंड अप करते हैं। हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद आपको दोबारा खुशामदीद कहते हैं। बप्पी साहब, आपने चंद साहब को ये ताना तो दे दिया कि आप 27वीं तरमीम के साथ थे और 28वीं तरमीम को आप सपोर्ट नहीं कर रहे, लेकिन 28वीं तरमीम में जो नुक्ता नज़र पीपल्स पार्टी का है, आपका भी सरकारी तौर पर या खुनखा का भी वही मौक़िफ़ होगा ना जी, NFC के हवाले से और दीगर चीज़ों के हवाले से वो मुख्तलिफ तो नहीं है। तो आप क्या ये ताना पीपल्स पार्टी को क्यों दे रहे हैं? एक बात बताऊँ, वैसे मैं पीपल्स पार्टी को ताना इस चीज़ का, पीपल्स पार्टी को ताना सिर्फ इस चीज़ का है, वो इस निज़ाम के साथ पूरे सहूलतकार हैं। जो कुछ पाकिस्तान में हो रहा है, अगर सही या गलत, ये नहीं कह सकते कि वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून कर रही है। वो पीटीए और पीपल्स पार्टी, जब पीटीए और नून लीग का नाम कहते हैं, वो अपने आप को यहां से माफ़ी नहीं दिला सकते। इस निज़ाम के पूरे हिस्सेदार हैं, सहूलतकार हैं, हर बुराई अच्छाई का। चंद साहब सीनियर है हमारे, उन्होंने कहा जी पीपल्स पार्टी को मिला क्या? हजूर, आपको 40 साल की सिंध में हुकूमत मिली है, आप सिंध में जाके अपनी परफॉर्मेंस सिखा दें। मेरे मुस्लिम लीग नून से लाख इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन पंजाब के और सिंध की परफॉर्मेंस का लाख फ़र्क भी होगा। उसकी वजह क्या है? क्योंकि वहाँ जितना पैसा आता है, ये जो करप्शन की रिपोर्ट आपने IMF दी थी है, जो दानियाल साहब फरमा रहे हैं, उसमें 5 खरब की जो करप्शन का है, उसमें इनका हिस्सा पूरा है। करप्शन सारी सिर्फ सिंध में है, नहीं होगा, KPK में और पंजाब में, मानता हूं, लेकिन आपका भी अल्हम्दुलिल्लाह पूरा हाथ होगा उसमें। द पॉइंट इज ये माफी जो अली अमीन गंडापुर साहब के बारे में आप ही के लोगों की राय है, और जो बुनियादी चार्जशीट बनी है उनके खिलाफ, जो करप्शन का इंडेक्स था या करप्शन के बारे में परसेप्शन थी, वो तो 40 साल में जो कुछ सिंध में पीपल्स पार्टी ने किया, आपने एक साल में गंडापुर के खाते में डाल दिया। हॉस्पिटल सिंध जैसा दिखा दे KPK में, नहीं, सारा काम पीके अस्पताल में नहीं खड़ा हो सकता। मेरी बात सुन, एक हॉस्पिटल सिंध जैसा, पॉइंट रिमेन्स, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का एक मंसूबा थार जैसा, सिंध जैसा KPK में दिखा दे, 3 चीफ मिनिस्टर के आप सिंध में एक सड़क दुरुस्त दिखा दें, छोड़े अस्पताल में तो जिसकी किडनी खराब होगी या लिवर खराब होगा, सड़क पे तो कोर्ट नदीम भाई मैं तो बात थर जाने वाली सड़क ठीक है, कोई एक ऐसी सड़क दुरुस्त नहीं है। वहां लोगों के पास रोजगार नहीं है, यकीन करें लोगों के पास पानी पीने का नहीं है वहां पे। ये किस चीज की बात करते हैं? कराची में अगर गटर में लाश 15 घंटे रुल सकती है, तो सिंध में, जैकबाबाद, जामशोर और सखर में क्या होगा? ये हाल, दिस इज बियॉन्ड दैट। सबसे बड़ा नुकसान है क्या निजाम में, कि पीछे बैठ के निजाम को सपोर्ट किया। अब भी मैं कह रहा हूं 28वीं तरमीम, बहुत सारी चीजें गलत हो सकती, बहुत सारी ठीक होंगे, हमारा ऐसा इशू नहीं। हमें तरमीम पे एतराज है, बहुत सारी चीजें पर मेरी एग्री भी करते हैं। खान साहब ने बहुत दफा कहा है कि मैंने सूबों के हक में हूं। खान साहब ने कहा है NFC अवार्ड पे बहुत सारी चीजें ठीक होने वाली, जैसे जो बलोचिस्तान का कहा है दानियाल साहब ने, इट मेक सेंस कि बलोचिस्तान जैसे सूबे को शायद और बजट मिलना चाहिए। लेकिन आप जाएं कराची में और लाहौर में, यकीन चलें वजीरा हाउस से लेके स्पीकर हाउसेस, सोने, दीवारों पे सोना लगा हुआ है। स्पीकर हाउस में जाके देखें, दीवारों के ऊपर सोने के पानी लगे हुए हैं। उनकी गाड़ियां देखिए, BMW को जो M5 लेटेस्ट मॉडल है, वो स्पीकर साहबान के पास है। इतना सूबों के पास पैसा है। और अल्टीमेटली आपकी IMF की रिपोर्ट रिफ्लेक्ट करी कि आप डेवलपमेंट में जितना पैसा भेजे, 5 खरब की करप्शन तो कम से कम डेवलपमेंट फंड पे शायद हो ना हो, ओवरऑल 5 खरब की करप्शन। 6 खरब आप दे रहे हैं टोटल अपने लोन का, जिसमें सिर्फ वो डेट उसके ऊपर जो मार्कअप है सर्विसिंग के लिए, और आपकी 5 अरब की करप्शन हो रही है। सो अल्टीमेटली कहीं ना कहीं कुछ गलत जरूर है। लेकिन हम मेथड टू मैंडेस पे एतराज है, जिस तरीके से ये बिल्डोज करते हैं ना, हमें उस पर एतराज है। इनको एतराज और होगा कि जी हमारी हुकूमत, सिंध हमारा, कराची हमारा, इसके ऊपर एतराज करेंगे, हमारे बजट कम और इस पर एतराज। हमारा तो प्रिंसिपल के एतराज है कि जहां पाकिस्तानी कौम का फायदा हम खड़े होंगे, लेकिन जिस तरीके से इस तरमीम को पास कराया जाता है, उसमें जिस तरह ये हिस्सा अदा करते हैं, हम इस तरह हिस्सा अदा नहीं करेंगे। जिस फर्मा बरदारी से, जिस मतलब वो ना कि सिटी के आवाज के ऊपर ये दौड़ के आते हैं, इस तरह हम दौड़ के नहीं आएंगे। रैशनल पे बात करें, हम खान साहब के पास जाएंगे, उनका पॉइंट ऑफ व्यू सुनेंगे, तो अपनी पार्टी डेलीब्रेट करेंगे। सिटी पे दौड़ के आना है तो अभी तो फिर 28वीं तरमीम पे चंद
चंद साहब, इस पर तो एक यानी बहुत सारे मसाइल में एक का इजाफा होने जा रहा है। क्या हुकूमत और पीपल्स पार्टी के दरमियान 28वीं तरमीम पे तनाव हो सकता है? देखिए, ये ताना पीपल्स पार्टी को ज़रूर आप सिंध में मैं कहता हूँ आप जाएँ, बिल्कुल तनकीद आपका राइट है, आप हर वक्त करें, लेकिन अगर आप जितने बड़े मंसूबे होंगे ना, जो प्राइवेटाइज आपने किए हैं या जो करने जा रहे हैं, आप जो इदारे बंद करने जा रहे हैं, ये सारे शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो से लेकर शहीद मोहतरम बेनज़ीर भुट्टो तक, और जो 18वीं तरमीम के सम्राट हैं, ये भी तो पीपल्स पार्टी की कमाल है। तो पीपल्स पार्टी को आप बेशक, मैं कहता हूँ गवर्नेंस पे क्वेश्चन हर पॉलिटिकल वर्कर का, हर आम शहरी का हक है, और जवाब देना हुकूमतों का फ़र्ज़ है। कोई आसान नहीं होता जवाब देना, वो ये फ़र्ज़ है। उस पर मैं डिफेंस नहीं कर रहा, कोई ना कोई मैं उस चीज़ पे दिफा करता हूँ जो इनका राइट है, लेकिन एक जनरल स्टेटमेंट, स्वीपिंग स्टेटमेंट दे देना कि जी जागीरदाराना माइंड सेट नहीं है। जागीरदार पीटीआई में भी, नून में भी हैं, पीपल्स पार्टी में भी, ये हर जगह पे सरमायादाराना निज़ाम है, इस मुल्क को कुचल रहा है। और इस मुल्क का हम NRB से ये पढ़ाने वाले थे, हम इनके स्टूडेंट रहे हैं, ये ब्यूरोक्रेटिक निज़ाम फेल है। हमारा सबसे बुनियादी चीज़ जो है, पाकिस्तान का ब्यूरोक्रेसी का निज़ाम फेल हो चुका है। इस निज़ाम में ये मैं समझता हूँ इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट के पास बेहतरीन मौका है, इस वक्त उनकी ज़रा पोजीशन में है, ये इस ब्यूरोक्रेसी के निज़ाम को चेंज करें तो काम चलेगा, वरना जो मर्जी कर लें ये मुल्क नहीं चल सकता। मैं इस पर डिबेट करने के लिए थी। ये कैसे डूएबल है? ये डूएबल नहीं है, ये ब्यूरोक्रेटिक क्यों नहीं डूएबल? फाइनेंस सर्विस अलहदा बना दें, FDR की सर्विस अलहदा बना दें। क्या तलग है कि एक DMG अफसर जो AC हो, आप उठा के उसको चेयरमैन FDR लगाते हैं या कहीं और लगाते हैं, तो ये गैंग अप हो गई है चीज़ें। और ये मैं समझता हूँ, मेरी ताकतवर हल्कों से गुजारिश है, इस गैंग अप को तोड़े। सही। सो आप भी कहते हैं कि ये करना काम ताकतवर हल्कों नहीं है। हमारा फेलियर है करना, ड्यूटी हमारी है करना, आपने ड्यूटी हमारी है, हम फेलियर है। चले, मैं सिर्फ 2 गुजारिशात करना चाहता हूँ। सबसे पहले ये जो IMF की करप्शन की रिपोर्ट आई है, ये जो 5.3 ट्रिलियन की तोहमत लगाई गई है, इसमें समझदारी की बात ये है, हमने उसको थोड़ा सा देखा है और फोर्थ कमिंग हम उसके बारे में एक पूरा छापेंगे वाइट पेपर, क्योंकि ये हुकूमत ने तो इसका जवाब नहीं दिया, वल्लाह आलम क्यों, लेकिन बहरहाल ये इन 5.3 ट्रिलियन में बेशतर रकम वो है जो ज़मीनें जो मुख्तलिफ एग्रीकल्चर्स के कब्ज़े में थी और जो वो काश्त कर रहे थे, उसको वागुजार कराने का उसका सम टोटल बना के अमाउंट बना दिया, और पेश ऐसे किया गया कि जैसे शायद ये इंतज़ामिया या सियासी हलके जो हैं ये 5.3 ट्रिलियन की करप्शन करेंगे। ऐसा नहीं है, और ये हमारी नौजवान कौम में और हमारी पब्लिक के लिए एक बहुत बड़ा सानिया है, ये एक दुरुस्तगी चाहिए। दूसरी बात मैं आपको बता दूं, अभी मैं भाई की बात सुन रहा था, जो लेबर फोर्स सर्वे है, एक तो सरकारी दादोशुमार में मेरे अपने सवाल आते हैं, लेकिन जो भी सामने आए हैं उसमें जो 15 साल के बाद खैबर पख्तूनख्वा में अनएम्प्लॉयमेंट है वो 9% है और सिंध में 7% है, जस्ट फॉर द रिकॉर्ड। ये दादोशुमार सरकारी है। सही है। लास्ट कमेंट सर, कल जा रहे हैं चीफ मिनिस्टर साहब, उनका नाम है लिस्ट में इमरान खान साहब से मुलाकात करने के लिए। कल अगर मुलाकात नहीं होती तो फिर कल धरना देने का प्लान है, क्या है आपके इल्म में? मुझे भी अंदाज़ा नहीं है, लेकिन होपफुली कल सैनिटी शायद प्रवेल कर जाए। कल NFC अवार्ड भी है, अगर वो उधर जाते हैं तो शायद NFC अवार्ड में वो उसका इजहार करेंगे, लेकिन गवर्नमेंट मेरे ख्याल रिस्क लेगी नहीं। बट हैविंग सेड दैट, सुहेल अफरीदी से डर किस चीज़ का? अगर एक चीफ मिनिस्टर अपने लीडर से जाके मिल के कोई बात पूछ लेता है, और पूछेगा क्या कि सर दहशतगर्दी पे हमारा पॉइंट ऑफ व्यू क्या होना चाहिए, हमें कैसी चीज़ों को लेके चले। अगर आपको ये खौफ है कि इमरान खान साहब जितना बेहतर इन कबाइल को, इन इशूज़ को समझते हैं, शायद ही को समझता होगा। अगर आप नहीं चाहते कि खैबर पख्तूनख्वा में अमन हो और उसको नहीं मिलना चाहिए, पैगाम भेजा कि फ्रंट फुट पर आकर खेले चीफ मिनिस्टर के लिए, इससे क्या मुराद है? अल्टीमेटली ये है कि उसको खौफ से बाहर निकलना चाहिए, उसको किसी का खौफ नहीं होना चाहिए। खान साहब ने जिस तरीके से सुहेल अफरीदी को CM बनाया, सो वो ये कह रहे जिस तरीके से मैंने डिसीजन लिया, तुम भी अपने डिसीजंस करो और खौफ में मत आओ, अपनी कैबिनेट में मुकर्रर करो, मीर जाफर मत बनो, नहीं अपना डिसीजंस करो, अपनी कैबिनेट मुकर्रर करो, अपने फैसले करो, और अगर NFC अवार्ड में जहां भी जाना हो जाके अपना पूरा जाके अपनी प्रेजेंटेशन करो, और किसी तौर पे आपको कोई खौफ करने की जरूरत नहीं। अगर मेरी मुलाकात नहीं भी होती तो यू आर ऑल फ्री टू डू व्हाटएवर यू फील। बहुत शुक्रिया अवान अब्बास बप्पी साहब, दानियल साहब बहुत शुक्रिया, चैन साहब बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। ये नाज़रीन आज का प्रोग्राम था, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।